हाँ जी, good morning to all of you. Let us come with this September examination. We will discuss this question paper. Although the question paper was very easy, but it was tricky one, and due to this tricky, many of you got the confusion, and you write the wrong answers of all these questions. And I have sent you the answer key also for these questions. And today we will discuss one by one. Let us come with first question. Fill in the blanks. When a doctor works in a government hospital, that activity is known as. When a doctor works in a government hospital, that activity is known as employment होगा. Most of the student is written as it a profession. ये प्रोफेशन नहीं है. When he make the practice himself by opening any clinic, then that may be called as a profession. But now he is employed under the government. Then the answer will be that will be employment, not the प्रोफेशन. ठीक है जी. ये किस किस का गलत था? रितिका, आपका गलत था शायद क्वेश्चन ये. रितिका, आर यू हियरिंग में? याद नहीं, गलत था ये आपका शायद, मेरे को लगता है. ठीक है. आज सेकंड क्वेश्चन पे आइए. फिल इन द ब्लैंक्स. द सर्विसेज दैट आर एसोसिएटेड विद द ट्रेड आर कॉल्ड. कि जो ट्रेड एंड सर्विसेज जो आपकी जुड़ी होती हैं, ये आपका क्वेश्चन सही था. ये एक्सिलरी टू ट्रेड है. ठीक है. तो काफ़ी सारे बच्चों ने इस समझ ही नहीं पाई ये है क्या. तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा द सर्विसेज दैट आर एसोसिएटेड विद द ट्रेड आर कॉल्ड एक्सिलरीज टू ट्रेड. ये इसका आंसर होगा. थर्ड आपके पास में है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में है द फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक. ये कौन सा था? फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक जो है वो कौन सा था? तो ये आपका, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस था, मैं इसका नंबर आपको वैसे ही दूंगा. ये ऑथ कमर्शियल बैंक था. ऑथ कमर्शियल बैंक था. काफ़ी बच्चों ने SBI लिखा है, कुछ ने जो है OBC लिखा है, कुछ ने कुछ लिखा, कुछ ने RBI लिखा है. तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर था ऑथ कमर्शियल बैंक. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स. इनमें से ट्रू या फॉल्स से बताना है. ए प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द प्रमोटर्स बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. ठीक है. तो ये कह रहा है कि आपका जो ए प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय प्रमोटर्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी के बनाने से पहले आपका एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है. तो वो कौन सा होगा? ये होता है क्या? ये सही है गलत है? दोबारा फिर क्वेश्चन समझ लो. आपका कह रहा है कि ए प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय प्रमोटर्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी के बनाने से पहले एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट जब प्रमोटर्स करते हैं तो ये फॉल्स है. प्रमोटर कोई वन पर्सन हो सकता है. किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबडी because no other person can be there. The promoter may be single one person also. तो आपका ये फॉल्स होगा. ठीक है. फिफ्थ में है स्टेट ट्रू और फॉल्स. द सोल ट्रेड इज यूजफुल फॉर द ब्यूटी पार्लर. क्या सोल ट्रेड जो ब्यूटी पार्लर के लिए सही है? तो हाँ जी, बताइए. कौन बताएगा? आपका पार्टिसिपेशन इज वो आपको मस्ट है. हाँ जी. अजय, ईशांत, रितिका. हाँ जी. ट्रू. क्यों ट्रू है? क्योंकि ब्यूटी पार्लर जो है द पर्सनल सर्विसेज आर पेड इन द ब्यूटी पार्लर. देयरफॉर द पर्सन हु कम टू द ब्यूटी पार्लर ही कम फॉर ओनली द स्किल ऑफ द पर्सन. तो स्किल बेस्ड है तो नेचुरली इट विल बी ट्रू. ठीक है. सिक्स्थ आपके पास में है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ ए कंपनी. कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी. कि कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है. हाँ जी. क्या लगता है?
हाँ जी, आंसर बताइए। ये करके कौन बताएगा? कौन कौन प्रेजेंट है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसमें। है जी, फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है वो प्रिपेयर करना जरूरी है, बिकॉज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मेन पार्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन के बगैर तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए फॉल्स है जरूर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, fill in the blanks, consist of various organizations owned by the management by the government. Fill in the blanks, consist of various organizations owned and managed by government. Public sector, private sector, service sector, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो नेचुरली आपका ए ही होगा, दैट इज पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इसमें जो क्लियर बोला है, कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज भी हैं, ओन्ड भी हैं, तो नेचुरली वो आपके पब्लिक सेक्टर ही होते हैं। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट कंपनीज, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ऑल दीज और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ जी बताइए, कोई नहीं, गलत तो कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट देम। इफ योर आंसर इज रॉन्ग, डोंट वरी, आई विल करेक्ट इट। हाँ जी, ईशांत, ईशांत आ रही है हियरिंग में? बताइए कौन सा होगा इसका? ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके इसमें पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से थे? गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग भी होती हैं और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी होती हैं, तो ऑल दीज इसका आंसर होगा। 9th है, preliminary contract are bind on company, not binding on company, none of these binding on the promoters। कौन सा होगा? कहता है कि जो preliminary contracts हैं which are made by the promoters with the outsiders before incorporating the company, then these contracts are binding on the company or not binding on the company। क्या कंपनी को उसको मानने का तैयार होना पड़ेगा, कंपनी उसको मानेगी या नहीं मानेगी, ये इसका कहना है। हाँ जी बताइए, रितिका, रितिका यू आर लिसनिंग मी? रितिका कहाँ गई है? क्या रितिका लाइन पे? हाँ जी, अजय होगा, ईशांत होगा। ईशांत आप बताइए। भाई क्लास में मज़ा नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपका इसका 9th का होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी के ऊपर जो है ये बाइंड नहीं होगा, क्योंकि प्रमोटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ द रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, देयरफॉर द कंपनी नॉट बाइंडिंग है टू ओबे ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी को कोई जरूरी नहीं कि उनको वो ओबे करे, कोई ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है। 10th में आ जाइए, कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लॉकर इज नॉट द फंक्शन ऑफ बैंक एज एन एजेंट। एज एन एजेंट के रूप में, एजेंट का मतलब होता है कि व्हेन ए पर्सन इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, देन दैट इज कॉल्ड एन एजेंट। तो ये कह रहा है कि टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लॉकर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बैंक एज एन एजेंट। एज एन एजेंट के रूप में तो ये नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकर जो है, लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, नॉट बाय एनी अदर पर्सन। तो ये तो खुद ही बैंक प्रोवाइड करवाता है, इट मीन्स इट इज ए बैंक्स प्राइमरी सर्विस। ये बैंक की प्राइमरी सर्विस है, कोर सर्विस बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए ये आपका जो है वो ट्रू है कि लॉकर फैसिलिटीज है वो एज एन एजेंट नहीं है। 11th में आइए, ट्रू और फॉल्स में, कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है बैंक का,
ऐसा इन्होंने बोला है। क्या ये सच है या झूठ है? तो कह रहे कि फॉल्स है ये, क्योंकि आपका कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी फंक्शन ही माना जाता है बैंक का। द बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनीज एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नेचुरली ये आपका फॉल्स है कि आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन में काम नहीं है। तो ये तो आपका जो है वो प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। 12th है आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स। टू गिव लोन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। लोन देना बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। हाँ बिल्कुल सही है, प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, क्योंकि इट इज कोर एक्टिविटी ऑफ द बैंक। 13th है फिल इन द ब्लैंक। अंडर द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आर। कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये काफ़ी सारे बच्चों का गलत है, कुछ बच्चों ने तुक्का लगाया तो उनका ठीक भी हो गया है। अंडर द आउटसोर्सिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आर। आउटसोर्सिंग और सर्विसेज का मतलब होता है बाहर से कोई सेवाएं लेना, ठीक है। वो जो उनकी कॉस्ट कम होती है ज़्यादा होती है, तो नेचुरली उनकी चीप होंगी, लो होंगी, तभी तो हम बाहर से लेते हैं सर्विसेज, वरना हम क्यों लेते हैं। If the services are costlier then we ourselves do the services। तो नेचुरली के बाहर से जब हम सर्विस लेंगे वो सस्ती होगी तो ही लेंगे, वरना हम क्यों लेंगे। 14th पे आ जाइए। ये तो आपका जो है इसका वायरस का जो है डिटेल्ड नाम आपने बताना था कि वायरस इज द प्रोग्राम और अप्लाइज इटसेल्फ ऑन द अदर कंप्यूटर सिस्टम एंड पोजेस डेटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज रिस्क वायरस। इसमें लक्ष्य कोई लड़का है, कोई लक्ष्य मेरे पास दो हैं, तो एक उस लड़के का जो है ये सही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका तो जो वायरस है की जो डेफिनेशन एक प्रकार से इन्होंने देनी थी, तो इसकी जो डेफिनेशन वो थी V फॉर वाइटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्स, U फॉर अंडर और S फॉर सीज, ठीक है। तो ये आपका बनता था वाइटल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, सीज, ठीक है। तो ये इसका पूरा मीनिंग था। ये वायरस स्टैंड फॉर किसके लिए करता है, ठीक। 15 था फिल इन द ब्लैंक्स। अंडर द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज सर्विसेज बिकेम अवेलेबल। सर्विसेज बिकेम अवेलेबल यानी आपने बताना कि सर्विस कहाँ से मिलेंगी। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स अंडर द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज सर्विसेज बिकेम अवेलेबल। कहाँ पर होंगी? आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ही आपको सर्विसेज मिलेंगी, तभी तो आउटसोर्सिंग बोला जाता है हमको। कि अंडर द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज द सर्विसेज बिकेम अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। 16th पे आइए। 16th हम देखते हैं, तो 16th पे आपका है कि सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर। कि आपका जो सामाजिक इंटरेस्ट है, समाज की जो सेवा है, और बिजनेस की जो सेवा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हैं, या कॉन्ट्रैक्टिव यानी साथ साथ हैं, और कॉन्फ्लिक्टिंग यानी एक प्रकार झगड़ा पैदा करती है। तो नेचुरली आपकी सोशल सर्विस या सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इफ़ यू विल गिव द मोर सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी विल गिव यू द मोर बिजनेस एंड मोर बिजनेस विल लीड यू द मोर प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप समाज का बुरा करेंगे तो समाज आपका बुरा करेगा, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। 17th पे आ जाइए। 17th पे है स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर टाइप ऑफ। कहता है कि आपका स्मोक है या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, और डिफरेंट प्लांट्स का मतलब पौधे नहीं है, प्लांट का मतलब यहाँ पर इन फैक्ट्रियों से है। तो जो फैक्ट्रियाँ जो है स्मोक करती हैं, दूसरी करती हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये किस टाइप का आपका है? लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नेचुरली आपका स्मोक और केमिकल जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे एयर पोल्यूशन होता है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट पे है 18th पे नीड ऑफ पोल्यूशन इज कंट्रोल इज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट ऑफ environmental quality, all the above, benefit of mankind, or to preserve prosperous environment।
तो आपका इसमें कौन सा होगा कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल की जरूरत क्यों है? टू इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी, ऐसा तो नहीं है, तो कुछ पार्ट हो सकता है। बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ये मैनकाइंड भी है, बाकी लोग भी होते हैं इसमें। टू प्रिजर्व प्रिस्काइज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमने जो है वो प्रिजर्व करना ही है। इसका ये तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो हम इन्हें ऑल दी अबो बोल सकते हैं या ऑल दीज बोल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल दीज, यानी आपका बी जो है वो सही होगा। ठीक है। 19th का है हु कैन इश्यू IDR, IDR जो कौन इश्यू कर सकता है? तो IDR जो है वो इंडिया के अंदर जो है कोई भी बाहर की कंपनी कर सकती है, यानी इट कैन बी इश्यूड इन इंडिया बाय एनी फॉरेन कंपनी। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर जो है IDR इश्यू कर सकती है, क्योंकि ये आपका IDR इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है। एनी फॉरेन कंपनी कैन इश्यू द IDR इन इंडिया, मीन्स टू रेज द कैपिटल फ्रॉम इंडिया दे कैन इश्यू द IDR। और लास्ट इसमें why there is no tax benefit in case of preference shares, प्रेफरेंस शेयर्स में आपका टैक्स का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है? यानी आपका जो है डिवेंचर्स हैं, बैंक लोन है, या आपके दूसरे पर कोई भी लोन है, दैट हैज़ ए बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स, बट इन दिस प्रेफरेंस शेयर्स देयर इज नो टैक्स बेनिफिट। ऐसा क्यों है? तो कहता है कि देयर इज नो टैक्स बेनिफिट इन केस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज दे आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एन एक्सपेंस। क्योंकि ये तो आपका शेयर हो गए ना, तो शेयर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे गेट द प्रॉफिट। इट मीन्स देयर एज नो बेनिफिट एज एन एक्सपेंस, क्योंकि अगर इनको एक्सपेंस मान लिया जाता तो वो टैक्स में शामिल नहीं होता, पर हम इसको एक्सपेंस नहीं मानते। वाइल द डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड एनी अदर expense paid on any other thing that are used as an expense of the business and they are deducting from the profit of the business and hence they are not paid, they are not entitled to pay the income tax, but the preference share are treated just like the owners of the company and therefore they get the profit and the profit is under the income tax, तो इसलिए इनको जो फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये आपके 20 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स ईच के थे। इसमें आपका जो है 2 ही क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकता हूँ मैं, एक तो उसमें आपका बैंक वाला, एक इसमें आपका जो कंप्यूटर वाला था वायरस वाला। तो ये आपके जो हैं बाकी आपके विद इन सिलेबस थे और थे भी ईजी, पर ये जिस बच्चे ने अगर डीपली स्टडी किया तो उनका है। ऐसा नहीं कि मार्क्स कम आए हों, कई बच्चों के तो 76 मार्क्स तक भी आए हैं 80 में से, आउट ऑफ 80 76 आर देयर, मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन वेरी वेल, दे हैव लाइक दिस दैट दे हैव द क्वेश्चन पेपर, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन पेपर उनके पास था, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी स्टडी की है। तो और कुछ बच्चे उनको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि दे हैव नॉट इवन ओपन द बुक्स and I think if they were attending the class on online class but they were not present mentally in the classroom, तो क्लास में जब फिजिकली तो शायद हो सकता है कि फ़ोन के सामने बैठे हों, पर उन्होंने कभी शायद देख पढ़ा नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st, और रोहन ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज वांट टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स, हेल्प हिम। ये कहते हैं कि रोहन एक कॉमर्स का स्टूडेंट है और वो जो है ये अंडरस्टैंड करना चाहता है कि आपका जो है इंटर रिलेशन क्या है, आपका इंटर रिलेशन किस में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में और कॉमर्स में इंटर रिलेशन क्या है, वो ये फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो आप उसको बताइए, तो इसका इंटर रिलेशन बताना था आपने ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। तो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस उनका रिलेशन बताना है। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंटररिलेटेड। इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस द गुड्स, क्योंकि इंडस्ट्री द गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द कॉमर्स, और वो कॉमर्स के थ्रू जब बांटा जाएगा। नो कॉमर्शियल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री।
और जब तक इंडस्ट्री है तो कॉमर्शियल आपकी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माल ही नहीं बनेगा तो हम बेचेंगे कैसे। एट द सेम टाइम industries production is meaningless without the distribution of goods through commerce, and if there is no commerce then there is no use of production in the industries. If the industry is a backbone of the commerce, commerce serves as the lifeline of the industry. तो ये कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री को कॉमर्स को देखें तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इफ देर इज नो इंडस्ट्री देन देर विल नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉमर्स, and if there will be no commerce then there will be no use of industry. Although industry can exist but there will be no use because the say purchasing and the selling and to providing the services are under the commerce. तो वो इसलिए इनका इंटरलेशन आपने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंट, बोलिए बोलिए। हाँ, ट्रेड का क्यों, ट्रेड जो कॉमर्स का पार्ट है ना, ट्रेड भी तो ठीक है ना, आपका ट्रेड जो है वो कॉमर्स का पार्ट है, इसलिए इसके अंदर आ गए ये। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीआर एंड एडीआर। एडीआर और जीडीआर में क्या डिफरेंस है, और बड़ा क्वेश्चन है ये। तो एडीआर और जीडीआर के अंदर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो एडीआर तो जो है वो इंडियन के लिए होता है, जीडीआर जो है वो ग्लोबल के लिए होता है। तो दोनों के अंदर आपका डिफरेंस क्या है तो मैं बता देता हूँ। द लोकल करेंसी शेयर ऑफ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक. द डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज द डिपॉजिटरी रिसीट अगेंस्ट द शेयर्स. सच डिपॉजिटरी रिसीट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर आर नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. वो जीडीआर बोली जाती हैं कि आप जो है लोकल करेंसी के अंदर इश्यू करते हैं पर उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में होती है. इट इज़ लिस्टेड इन ए नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज और द लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। द डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय द company is in US as known the American depository receipt. ADR the depository receipt issued bought and sold in American markets like regular stock markets, ठीक है। तो ये तो आप जो है उसमें बुक में देखो ज़्यादा बढ़िया मिलेगा कि अमेरिकन है, वो आपका जो है जीडीआर जो है वो आपका ग्लोबल हो गया और ये एडीआर अमेरिकन हो गया। तो वो विशेषकर अमेरिकन कंपनी इश्यू करती है, ये जीडीआर कोई भी इश्यू कर सकता है, ठीक है जी। तो अभी जो हम आज इतना ही करते हैं और अगली क्लास में जो है आपके मैंने टाइम दे रखा आपको 11 बजे है अकाउंटेंसी। हम उसके अंदर भी जो है पेपर तो नहीं करेंगे, हम मैं नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करूँगा आज उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो और बच्चों को बोलना कि वो भी जो है वो अटेंड करें क्लास को। और अभी कितने बच्चे हैं ईशांत, इसकी मेरे को स्नैपशॉट लेकर के भेजना, प्रेजेंस देखें कि किसकी कितनी है, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना इसको, ठीक है, ताकि अटेंडेंस का पता चल जाए कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं इसको। चलो जी, थैंक यू।